अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में सेफ होंगे। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी नई वीडियो जो है चैप्टर 4 क्लास 10th फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। ये ऐसी स्टोरी है दोस्तों जिसमें हमें पता चलेगा कि इतिहास में सबसे दर्दनाक जो मंजर था वो इस स्टोरी के थ्रू हम पता कर सकते हैं। जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था उस टाइम में एक ऐसी लड़की की कहानी, एक ऐसी फैमिली की कहानी जो बहुत ज्यादा प्रेशर में थे, बहुत ज्यादा हार्श कंडीशंस में जी रहे थे। तो देखो, एनालिस मैरी मतलब एनी फ्रैंक वाज बोर्न ऑन 12 जून 1929 टू फेब और मार्च 1945। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो एनी फ्रैंक थी, हमारी एनालिस मैरी थी, उसका जन्म कब हुआ था? उसका जन्म हुआ था 12 जून 1929 को। और कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था, फ्रैंकफर्ट में। लेकिन उसकी डेथ कब हुई थी ये हमें एग्जैक्टली पता नहीं है। क्यों पता नहीं है ये मैं आपको आगे बताऊंगी। उसकी डेथ हुई 1945 में या फेब में या मार्च में, ये एग्जैक्टली किसी को पता नहीं चला अभी तक। फिर आता है शी वॉज जर्मन born Jewish girl who wrote while hiding when Nazis occupied the Netherlands during World War II। ये कहानी द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान की है, जब एक लड़की और उसकी पूरी फैमिली, साथ में एक और फैमिली थी जो पूरे 2 साल के लिए एक मतलब कैदी बन कर रहे थे। अपने घर में भी नहीं कह सकते, अपने ऑफिस में कैदी बन कर रहे थे। किसके कारण? नाजी पार्टी के कारण। क्योंकि जब जर्मनी में हिटलर का रूल आया था तो नाजी सिस्टम फैला रहा था, वो नाजी पार्टी को ही लाइक करता था और चाहता था कि उनकी कंट्री में सिर्फ नाजिज्म ही हो, सारे नाजी लोग ही रहें, ना कि जूस लोग रहें। वो जूस को हेट करता था, स्ट्रॉन्गली हेटर ऑफ जूस। इसीलिए वो जूस को ज्यादातर मारने की सोचता था, उनको खत्म करने की सोचता था कि उनकी रेस उनकी कंट्री में ना रहे। जूस के लिए वो कुछ भी नहीं करता था। लाइक वो नाजीज को किसी ना किसी तरह से प्रमोट करता था कि आप ऐसा कीजिए, जूस को पकड़वाइए, हम आपको ये प्राइस देंगे। तो ये सब सिस्टम वो चला रहा था। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि जूस भी एक इंसान ही है, दे ऑल आर आल्सो पीपल्स। वो उन्हें जानवरों से भी बदतर सलूक करता था उनके साथ में। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। हाइड इन फादर्स ऑफिस व्हाइल विद फैमिली एंड 4 फ्रेंड्स। हमें पता चलता है कि जो एनी फ्रैंक थी हमारी, वो कहाँ थी? वो नीदरलैंड में छुपी हुई थी अपने पापा के ऑफिस में। कहाँ छुपी हुई थी? अपने पापा के ऑफिस में। किसके साथ? अपनी फैमिली। वो 4 की फैमिलीज थे, मतलब उसके मम्मी, पापा और वो 2 बहनें। बहन कौन थे उसके? उसकी बहन थी मार्गोट फ्रैंक और उसके पापा कौन थे? ओटो फ्रैंक। और उसकी मम्मी कौन थी? एडिथ होलैंडर फ्रैंक। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो देखो दोस्तों, हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है हमारे कैरेक्टर्स। इस चैप्टर में हमारे कैरेक्टर्स क्या क्या हैं? कैरेक्टर्स हैं एनी फ्रैंक, जिसने ये डायरी लिखी थी, जिसका एक्सट्रैक्ट है डायरी में से। फिर है ओटो फ्रैंक, एनी के डैड और मार्गोट के डैड। एडिथ होलैंडर फ्रैंक, एनी की और मार्गोट की मम्मा। फिर है मार्गोट फ्रैंक, एनी की सिस्टर, उसकी एल्डर सिस्टर जो उससे 3 साल बड़ी थी। फिर है एक पीटर वोंग और उसके 2 पेरेंट्स। ये 8 लोग एक साथ 2 साल तक कैद रहे थे जब नाजीज ने ऑक्यूपाई कर लिया था। किसको? नीदरलैंड को। ये कहाँ रह रहे थे? एम्स्टर्डम में रह रहे थे व्हेन नाजीज ऑक्यूपाइड नीदरलैंड। फिर है एनी गोट हर डायरी ऑन 12 जून 1942 व्हेन हर 13th बर्थडे वाज। एनी फ्रैंक को वो डायरी कब दी थी उसके पापा ने? उसके पापा ने एनी को वो डायरी उसके 13th जन्मदिन पर दी थी, उसके 13वें जन्मदिन पर दी थी। एंड शी नेम्ड इट एज किटी। एनी फ्रैंक ने उसका क्या नाम रखा बच्चों? एनी फ्रैंक ने उसका नाम रखा था किटी, क्योंकि वो उसे बहुत प्यार करती थी कि उसके जो 2 साल थे वो इतने डरावने थे, उसके 2 साल इतने मतलब भय में गुजरे थे
कि उसकी सिर्फ एक ही दोस्त बची थी, वो थी किटी। कौन बची थी? किटी बची थी। फिर उसके बाद आता है कि एनी वांट्स टू बिकम अ राइटर। हमें इसमें बताया जाता है कि एनी एक राइटर बनना चाहती थी, एक लेखक बनना चाहती थी, लेकिन बेचारे के सारे सपने तहस नहस हो गए थे। As we all know, we all have some dreams, we all have some goals। वैसे ही एनी के भी कुछ सपने थे, कुछ करना चाहती थी वो अपने लाइफ में, लेकिन हर किसी की किस्मत में ऐसा नहीं होता है कि हर किसी को सब कुछ मिल जाए। जैसे आपको और हमको मिला है अभी लाइफ में कुछ करने का, तो वी शुड ग्रैब द अपॉर्चुनिटी, हमें इस अपॉर्चुनिटी को लेना चाहिए। ठीक है। दे ऑल वर कैप्चर्ड इन 1944। वो एम्स्टर्डम में जो ऑफिस था उसके पापा का, वो वहाँ 1942 से लेकर 1944 तक 2 साल तक वहाँ मतलब घर में ही कैदी बन कर रहे थे। वो ना तो कुछ और कर सकते थे, क्योंकि ऑफिस में वो एक मिर्च का फैक्ट्री था, मिर्च के मसाले बनाने की फैक्ट्री थी। उस फैक्ट्री में सुबह वर्कर्स 8 बजे आ जाते थे और शाम को लगभग 5 से 6 बजे तक रहते थे। तो वो लोग उस टाइम ना कुछ कर सकते थे, वो जहाँ बैठे होते थे वहीं बैठे रहते थे, ना कोई किसी से बात करता, इवन कि वो इशारे में भी बात नहीं कर सकते थे। इतना ज्यादा उनको पेशेंस रखना पड़ता था, इतनी ज्यादा कामनेस रखनी पड़ती थी। और दिन के टाइम में ना कुछ खा सकते, ना पी सकते, ना कोई खाना बना सकते थे। जो भी करना होता था वो सुबह 8 बजे से पहले और शाम को 6 बजे के बाद ही। इतने ज्यादा हार्श कंडीशंस में वो रह रहे थे। अब आप सोचिए, अगर आपको ऐसा कुछ करना पड़े तो आपको कैसा फील होगा। और वो भी 1 दिन 2 दिन 10 दिन के लिए नहीं, पूरे 2 साल के लिए वो इस तरह से कैदी बनकर रहे थे। फिर है ओटो फ्रैंक ओनली सर्वाइवर लेट द डायरी पब्लिश्ड। जब उनको नाजीज ने पकड़ लिया था, नाजीज ने उनको ऑक्यूपाई कर लिया था, उनका पता जब चल चुका था 1944 में, तब उसके बाद उनकी पूरी फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। जो उसकी मतलब जो मेल्स थे उनको अलग कैंप्स में रखा गया, जो फीमेल्स थे उनको अलग कैंप्स में रखा गया था। और उसके बाद भी फीमेल्स में भी जो मतलब एनी और मार्गोट थी, उनको उसकी मम्मी से भी अलग कर दिया गया था। उसकी मम्मी पहले ही मर चुकी थी, वो अपने बेटियों के दुख में। और उसके बाद जो मार्गोट थी वो बीमार हो चुकी थी, क्योंकि उन्हें ऐसी जगह पर रखा गया था जहां पर बहुत ज्यादा गंदगी थी, प्लेग फैल चुकी थी और वो भी महामारी की चपेट में आ चुकी थी। तो ऐसी जगह पर रखने के बाद में उनको ना कुछ खाने को था, ना कुछ पीने को था, वो कई कई दिनों तक भूखे रहते थे। इसके बाद में वो थोड़ा बहुत सरवाइव कर पाए थे, लेकिन फिर मार्गोट जो है एक दिन मरी हुई मिलती है। किसको? एनी को। एनी के गोद में मरी हुई मिलती है। फिर एनी उदास सी आंखों से, उदास भरी नजरों से आसमान की तरफ देखती है, लाइक शी वाज आस्किंग सम क्वेश्चंस टू गॉड। शायद वो भगवान से कुछ पूछ रही है जो वो बोलकर नहीं कह रही, सिर्फ उसकी उदास आंखें ही बता सकती हैं, उसे बोलने की भी आवश्यकता नहीं थी। फिर उसके बाद में जो हमारी डायरी पब्लिश हुई थी, एनी की जो डायरी पब्लिश हुई थी, वो पब्लिश होने के लिए भी उसे बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ा था। क्यों करना पड़ा था? बिकॉज उस टाइम में किसी की भी डायरी को इतनी जल्दी पब्लिश नहीं किया जाता था। लेकिन सबसे पहले जो डायरी पब्लिश हुई थी वो कैसे हुई थी? न्यूज़पेपर्स के थ्रू पब्लिश हुई थी। उसके डायरी में लिखे गए एक्सट्रैक्ट्स न्यूज़पेपर के पेपर्स में छपने लगे थे। उसके बाद में लोगों के लाइफ लाइन में आया कि हमें इसके बारे में जानकारी निकालनी चाहिए। फिर उसके बाद में उन्होंने उस बुक को पढ़ा। उस बुक को पब्लिश करने के लिए सब एडिटर्स और सब राइटर्स उसको पढ़ने लग गए थे। फिर वो जो बुक थी वो सबसे ज्यादा मोस्ट रिनोन एंड डिस्कस्ड ऑफ द होलोकॉस्ट विक्टिम्स, वो सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली, सबसे ज्यादा डिस्कस करी जाने वाली और सबसे ज्यादा एडिट करी जाने वाली बुक बन चुकी थी। और वो 1-2 लैंग्वेजेस में नहीं, मोस्ट ऑफ द लैंग्वेजेस, सेवरल लैंग्वेजेस में वो पब्लिश हुई थी। कौन हुई थी? एनी फ्रैंक की बुक, एनी फ्रैंक की डायरी जो थी फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। फिर आता है पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल। जो एनी थी वो कहती हैं, क्या कहती हैं? जो 2 साल में उन्होंने उस डायरी में अपने जो भी मतलब ख्याल थे वो सब लिखे थे, क्या कहती हैं उसमें? एनी
कि डियर किटी, सबसे पहले वो लिखती हैं डियर किटी। फिर उसके बाद वो कहती है कि मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है कि मैं इस तरह से लिख रही हूँ, क्योंकि मैंने कभी भी इस तरह से लिखना शुरू ही नहीं किया, सोचा भी नहीं था कि मुझे ऐसे लिखना भी पड़ेगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम एनी की एज लाइक 13 थी। तो 13 की एज में बच्चे क्या करते हैं, मौज मस्ती करते हैं, अपने दोस्तों के साथ रहते हैं, उनके साथ अपनी बातें शेयर करते हैं। लेकिन एनी की किस्मत में ऐसा नहीं था, एनी बेचारी अकेली हो चुकी थी। और ऐसा भी नहीं है कि एनी को हमेशा से ही ऐसा रहना पड़ा हो। एनी पहले हम सबके जैसे ही स्कूल जाती थी, स्कूल में फ्रेंड्स बनाती थी। शी वॉज ए लविंग नेचर्ड गर्ल एंड वो बहुत ज्यादा बोलना पसंद करती थी। शी वॉज ए टॉकेटिव गर्ल। हमें पता चलेगा अभी चैप्टर में कि वो कैसी थी। लेकिन जब से वो घर में कैदी बनकर रह रही थी, अपने ही घर में शांति से रह रही थी, अपनी लाइफ को बचाने के लिए, टू सर्वाइव, तो उसके लिए उसे बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है। और उसकी सिर्फ अकेली दोस्त बनती है उसकी जो बुक थी, जो उसकी वो डायरी जो उसके पापा ने गिफ्ट की थी। फिर बताते हैं कि पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल। ये बात तो बिल्कुल सच है भाई। जो पेपर होता है वो ना तो बोलता है ना कुछ कहता है, सिर्फ सुनता ही सुनता है। हम उस पर जितना लिखेंगे वो लिखवा लेगा, क्योंकि पीपल्स में ज्यादा पेशेंस नहीं होता है बजाय कि पेपर के। पेपर कभी कुछ नहीं कहता, सिर्फ हमारी बातें सुनता है, जो हम कहते हैं वही सुनता है, हम लिखते हैं और लिखवा लेता है। फिर आता है कि डेडिकेटली स्टार्टेड राइटिंग ऑन 20 जून 1942। एनी को डायरी कब मिली थी? 12 जून को मिली थी 1942 में। लेकिन उसने अपना पूरा डिटर्मिनेशन कब दिया उसको डायरी को? जब वो रोज उसमें लिखने लगी थी। वो कब से स्टार्ट किया उसने स्टार्ट किया था 20 जून को 1942 से टिल द लास्ट डेट व्हेन शी वाज कैप्चर्ड बाय द नाजी ऑफिसर्स। ओके, तो देखो बच्चों, एनी अब हमें बताती है कि उनके जो पापा थे वो एक बहुत एडोरेबल पापा थे। एडोरेबल कैसे थे? क्योंकि उनके पापा ने जब तक वो खुद 36 के ना हो गए और उनकी मम्मा जो 25 की नहीं हुई थी, तब तक उन्होंने एक दूसरे से शादी नहीं की थी। She had a loving parents, जैसे आपके हैं हमारे हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है she has an adorable father। फिर है मार्गोट was born in 1926 in Frankfurt, Germany। हमें बताया जाता है कि वो पहले कहाँ रहते थे? वो फ्रैंकफर्ट में रहते थे, जर्मनी में रहते थे, जब तक उन्होंने वहां से शिफ्ट नहीं किया था। Lived in Frankfurt while Annie was 4 years old। एनी कब हुई थी? एनी हुई थी 1929 में, और उसकी बहन कब हुई थी? 1926 में हुई थी। और एनी के होने के 4 साल बाद तक भी वो वहीं फ्रैंकफर्ट जर्मनी में रह रहे थे। लेकिन उसके बाद क्या होता है? उसके बाद एमिग्रेटेड टू हॉलैंड इन 1933। फिर उसके बाद उन लोगों ने पलायन कर लिया वहां से। पलायन क्यों कर लिया? क्योंकि काम के सिलसिले में ज्यादातर लोग एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होते रहते हैं, तो उसी सिलसिले में उन लोगों ने भी हॉलैंड में पलायन कर लिया था। वो लोग भी हॉलैंड जा चुके थे कब? 1933 में, जब एनी 4 साल की थी। उसके बाद एनी जो उसका एलिमेंट्री एजुकेशन थी, जो स्कूल में वो जाती थी, लाइक आप लोग भी बचपन से स्कूल जा रहे हैं, अभी 10th में आ चुके हैं, उससे पहले जो एनी थी, जैसे वो 13 साल की थी तब उसकी स्कूलिंग छूट चुकी थी, तो उससे पहले जब वो छोटी थी तब वो कौन से स्कूल में जाती थी? ये भी हमें पता होना चाहिए ना। तो वो जाती थी मोंटेसरी नर्सरी स्कूल, जो कि था वहीं पर फ्रैंकफर्ट में, जब तक वो 6th क्लास में नहीं हुई थी। उनके टीचर कौन था? मिसेस कुपरस, जो कि उनकी हेड मिस्ट्रेस थी, जिसके साथ यानी कि बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी। आपके भी टीचर्स के साथ हो सकती है, किसी के साथ अच्छी बॉन्डिंग हो, किसी के साथ ना बनती हो। तो ये आप कमेंट करके बताइएगा मुझे कि आपकी किस टीचर के साथ बनती है, किसके साथ नहीं बनती है, ठीक है। फिर जो उनकी ग्रैंड माँ थी वो डाइड हो चुकी थी। शी हैज डाइड इन 1942। जो एनी की ग्रैंड मम्मा थी, जो दादी माँ थी, वो 1942 में एक्सपायर हो जाती है। और उस टाइम में जो 1942 में एनी का बर्थडे आता है,
जो कि 13th बर्थडे था, उस टाइम में उसकी जो सेलिब्रेशंस थी वो मिनिमल थी, क्योंकि उनकी ग्रैंड माँ एक्सपायर हो चुकी थी। होता है ना ऐसे कि हमारे घरों में भी जब कोई एक्सपायर हो जाता है तो हम कोई सेलिब्रेशंस नहीं करते हैं, तो वैसे ही एनी का भी बर्थडे बहुत मिनिमल तरीके से मनाया गया था, फॉर्मेलिटी नहीं की थी, कोई भी मतलब ऐसे ओकेजन्स टाइप नहीं हुआ था, क्योंकि उनकी ग्रैंडमा रिसेंटली डाइड हुई थी, इसी वजह से। ठीक है, फिर आता है एंटायर क्लास वाज पैकिंग इन इट्स बुक्स। इसका क्या मतलब आता है भाई? ये हमारा चैप्टर के मेन स्टोरी स्टार्ट हो जाती है अब, कि चैप्टर में हमने क्या बताया। अभी तक तो जो हम पढ़ रहे थे वो बिफोर यू रीड था, कि हमें एनी के बारे में थोड़ा सा बताया गया था। जरूरी नहीं है कि इसमें से सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपको चैप्टर के, लेकिन जो भी पूछे जा सकते हैं वो हो सकता है कि इस एक्सट्रैक्ट में से भी पूछे जाए आपको, कि एनी का बर्थ कब हुआ था, एनी की बहन कौन थी, या फिर जो उनके मतलब उनको ऑक्यूपाई क्यों कर लिया गया था, किस टाइम उनको ऑक्यूपाई किया, वर्ल्ड वॉर सेकेंड था उस टाइम में, नाजीज ने उनको ऑक्यूपाई किया था। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं क्योंकि कितने पीपल्स रह रहे थे वहां पर। ठीक है, तो आपको चैप्टर थोरोली पढ़ना चाहिए, डीपली पढ़ना चाहिए, ताकि कोई भी ऐसा पॉइंट ना बचे कि हम जब पेपर देने जाए तो हमें ऐसा लगे कि ओ शिट, हमने तो ये पढ़ाई नहीं, काश हमें थोड़ा सा ध्यान दे लेते इस चीज पर। तो ऐसा ना हो, इसलिए आप चैप्टर को थोड़ा सा थोरोली पढ़िए, ज्यादा एफर्ट भी मत डालिए कि आपको इस चैप्टर को बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट एग्जैक्टली याद करना है। बस जो मेन मेन पॉइंट्स है जो मैं आपको बताती जा रही हूँ वो नोट करते रहिए, आपको अच्छे से याद हो जाएगा, ज्यादा कुछ एफर्ट डालने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, फिर आता है एंटायर क्लास वाज क्वैकिंग इन इट्स बुक्स। क्वैकिंग इन इट्स बुक्स का मतलब होता है कि शेकिंग विद फियर और नर्वसनेस। जो पूरी की पूरी क्लास थी वो डर के मारे मतलब ऐसे कांप रही थी। क्यों कांप रही थी? वो इसलिए क्योंकि उनके एग्जाम्स हो चुके थे, लाइक आपके भी एग्जाम्स होंगे, और उसके बाद जो रिजल्ट आता है, लाइक प्री बोर्ड हुए हैं, यूनिट टेस्ट हुए हैं, जो हमारे मतलब मंथली टेस्ट भी होते हैं, तब भी अगर आपका रिजल्ट आता है तो आपको थोड़ी सी हेजिटेशन सी रहती है कि हमारे क्या मार्क्स आए होंगे, वी माइट हैव पास्ड और वी माइट हैव फेल्ड, और हमने इसको लूज कर दिया है, तो ऐसी हेजिटेशन रहती है। और कुछ ने तो इतनी हद कर दी, क्या बताएं, कि बैटिंग तक लगाने लग गए, अपनी पूरी पॉकेट मनी जो अपने एंटायर समर वेकेशंस में कमाई हुई पॉकेट मनी थी उसको भी लगा दिया बैट पर, कि चलो हम देखते हैं कि तुम्हारे अच्छे मार्क्स आएंगे, तुम पास हो जाओगे, मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे, मैं पास नहीं होऊंगा, या फिर मैं पास हो जाऊंगा, तुम फेल हो जाओगे। ऐसे कुछ बैटिंग्स लगा रहे थे पूरी क्लास के बच्चे, किस लिए? कि ना कौन पास होगा कौन फेल होगा। लेकिन टीचर्स का तो क्या पता होता है, टीचर्स आर अनप्रेडिक्टेबल। कैसे? हमें उनके मूड का कभी पता नहीं होता कि किस टाइम वो अच्छे मूड में होंगे, किस टाइम वो बुरे मूड में होंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? एवरीवन वाज बैटिंग श्योर टू स्कोर गुड मार्क्स एक्सेप्ट मैथ्स। जो एनी फ्रैंक थी अब वो बता रही है अपने बारे में, शी वाज श्योर टू स्कोर गुड मार्क्स एक्सेप्ट मैथ्स। वो अपने और जो उसके क्लासमेट्स थी, जो उसकी गर्ल्स क्लासमेट्स थी, गर्लफ्रेंड्स थी, उनके बारे में वो बता रही है कि हम जो भी जितनी भी लड़कियां हैं, मैं उनके बारे में और अपने बारे में पूरा श्योर हूँ, पूरी तरह से कंफर्म हूँ कि हम अच्छे स्कोर करेंगे, हम लोग फेल नहीं होंगे एक्सेप्ट मैथ। मैथ का मैं कुछ कह नहीं सकती कि मैथ में मैं अच्छे से पास होंगी या नहीं होंगी, तो मैथ का हम कुछ कह नहीं सकते। बाकी सब्जेक्ट्स का हमें क्लियरली पता है कि हम पक्के से श्योर हैं कि हम पास होंगे होंगे। शी गोट अलॉन्ग प्रीटी वेल विद टीचर्स। और उनके कितने टीचर्स थे? 7 मेल्स थे, 2 फीमेल्स थी। जितने भी टीचर्स थे यानी कि स्कूल में, वो उन सभी टीचर्स से बहुत अच्छे से घुल मिल के रहती थी, उन सबके साथ उसकी अच्छी बॉन्डिंग थी, अच्छा कनेक्शन था। तभी तो जब वो स्कूल छोड़ के जा रही थी ऑन द डे ऑफ हर फेयरवेल, she started crying very severely and hug her teacher very strongly। अपने टीचर को जोर से कस के गले लगा लिया था। क्यों? क्योंकि उसकी टीचर के साथ अच्छी बॉन्डिंग थी। लाइक अभी आप 10th में है, फिर आप 12th में हो जाएंगे, 12th के बाद जब आप स्कूल छोड़कर जाएंगे, कहीं कॉलेज में जाएंगे या फिर कहीं कोचिंग सेंटर्स में, तब आपको पता चलेगा कि जो स्कूल होता है वो कितना प्रीशियस होता है। स्कूल की लाइफ बहुत प्रीशियस होती है। जो भी हमें सीखना होता है, हमें सिखाया जाता है, वो सिर्फ स्कूल में
सिखाया जाता है। बाकी बाद में हमारी लाइफ ऐसी हो जाती है कि हमें खुद से अपॉर्चुनिटीज को लेना पड़ता है, छीनना पड़ता है दूसरों से मौका, हमें कोई मौका देता नहीं है। तो चलिए डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हमारे पॉइंट से। फिर आता है मिस्टर कैसिंग ओल्ड फोगी, फोगी मतलब ओल्ड फैशन पर्सन, जो पुराने विचारधाराओं का व्यक्ति है वैसा, ठीक है। उनके जो मिस्टर कैसिंग थे वो कौन थे? मैथ्स के टीचर थे। Who gave extra homework on making noise to Annie Frank? और मिस्टर कैसिंग हमेशा एनी फ्रैंक को एक्स्ट्रा होमवर्क दिया करते थे बिकॉज एनी वॉज अ वेरी टॉकेटिव गर्ल, शी वॉज अ लविंग नेचर, और वो हमेशा ज्यादा बोलना पसंद करती थी, कभी भी चुप नहीं रह सकती थी। फिर क्या होता है कि जो हमारे मिस्टर कैसिंग थे उन्होंने एनी को एक बार होमवर्क दिया, फिर उसके होमवर्क में क्या दिया कि तुम चैटर बॉक्स के ऊपर एक ऐसे लिख कर लाओगी, पूरा एक मतलब लेख लिख कर लाओगी कि चैटर बॉक्स क्या होता है, ठीक है। एनी घर जाती है, फटाफट से नोटबुक निकालती है अपना जो एक्स्ट्रा होमवर्क था वो कंप्लीट करने के लिए। फिर क्या करती है कि एनी एक्स्ट्रा होमवर्क लिख लेती है। दूसरे दिन जब वो मिस्टर कैसिंग को वो दिखाती है तो मिस्टर कैसिंग हंसने लग जाते हैं। फिर दोबारा से वो मतलब ये तो नहीं ना हेरिटेड चीज है, वो रुक ही नहीं सकती बोलने से, ठीक है। एनी कहती है कि जो बोलना है वो हमारे अंदर स्वाभाविक है, इट इज नेचुरल थिंग, हम एक बोलने वाले प्राणी हैं, हम बिना बोले रह ही नहीं सकते। लेकिन मिस्टर कैसिंग जो थे वो चिढ़ जाते हैं इस बात से, फिर उसको डबल होमवर्क दे देते हैं कि आज तुमने सिर्फ 2 पेज लिखी, कल तुम 4 पेज लिख के लाओगी। फिर एनी को एक बैठे बैठे ध्यान आता है कि अगर मैंने 2 पेज लिखा है तो हम इसको थोड़ा इफेक्टिव भी तो लिख सकते हैं ना। इफेक्टिव कैसे? कि एक ही लाइन में सारे वर्ड्स इतने होश-पोश करके लिखने की बजाय अगर हम थोड़े खुले खुले लिखें या फिर थोड़ा उनको सीक्वेंस वाइज अरेंज करके लिखेंगे तो अच्छा लगेगा। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए यानी कि थॉट्स आते गए दिमाग में, थॉट्स आते गए, बिकॉज मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि जो एनी थी वो एक राइटर बनना चाहती थी। क्या बनना चाहती थी? राइटर। तो राइटर बनना चाहती थी, इसीलिए उसके थॉट्स रुक ही नहीं रहे थे, वो लिखती गई, उसने 4 के बजाय 6 पेज लिख दिए। फिर वो जाकर मिस्टर कैसिंग को दिखाती है, फिर उसमें उसने लिखा था क्वैक क्वैक, उस वर्ड को लेकर मिस्टर कैसिंग हंसने लग जाते हैं और दूसरी क्लासेस में भी उसके वो लिखा हुआ जो आर्टिकल था या फिर जो उसने लिखा था लेख, उसके बारे में वो सबको पढ़ पढ़ के सुनाते हैं और उसका मजाक बना रहे थे, लेकिन वो बुरा नहीं मानती है। फिर तीसरे दिन मिस्टर कैसिंग उसको फिर से वही होमवर्क देते हैं कि यू हैव टू राइट अ स्पीच ऑन दिस क्वैक क्वैक। फिर वो हंसने लग जाती है, बाकी बच्चे उसके ऊपर हंसने लग जाते हैं, तो वो भी उनका साथ देने के लिए हंसने लग जाती है। फिर वो लिखते ही सर से कहती है कि सर ये हम एक बोलने वाले प्राणी हैं, हम बिना बोले नहीं रह सकते। ऐसा कुछ दिनों तक चलने के बाद फिर मिस्टर कैसिंग भी समझ जाते हैं कि ये बिना बोले रह नहीं सकते, ये एक टॉकेटिव लड़की है, इसको मतलब कहना है कि चुप रहो तो ये चुप रह ही नहीं सकते, ज्यादा और बोलेगी, तो इसलिए इससे बेहतर है कि ये जो कर रही है उसे करने दो और तुम पढ़ाते रहो। फिर उसके बाद में जब ऐसा होता है, बार बार ऐसा जब हो रहा था, तो उसके बाद मिस्टर कैसिंग ने भी एक टाइम पर उसको वो एक्स्ट्रा होमवर्क देना बंद कर दिया था, और उस दिन के बाद से वो भी थोड़ा लाइट मूड में रहने लग गए थे, वो भी थोड़ा हंसी मजाक करने लग गए थे, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर यहीं एंड हो जाता है, और आई होप यू ऑल मस्ट हैव अंडरस्टूड, आप सब समझ चुके होंगे कि मैंने आपको इस चैप्टर में क्या बताया है, मेन पॉइंट्स बताए हैं, वो आप नोट डाउन कर लीजिएगा। और अगर फिर भी कोई डाउट्स रहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा।